हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे जो टॉपिक आज हम लोग करने जा रहे हैं दैट इज़ अ टॉपिक कॉल्ड मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग का आज का स्टार्टिंग होगा मैट्रिसेस से। तो जैसे कि आप लोग जो लोग कर चुके हैं और जो लोग नहीं किए उनको एक चीज़ तो पता ही होगी कि मैट्रिसेस जो होता है वो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स होता है। मतलब सपोज कर लो आपने कुछ नंबर्स को ग्रिड फॉर्मेट में रख दिया है। जैसे मान लो आपने कुछ ऐसा लिख दिया 1 2 3 4 देन 5 6 7 8 फिर 9 10 11 12 और इसको एक ब्रैकेट पहना दिया ऐसे करके, तो ये भी एक मैट्रिक्स है। अब इसको मैंने इसलिए इस एग्जांपल को लिया है क्योंकि इसमें मैं आपको 2-3 चीज़ें और भी बताऊंगा। सबसे पहले चीज़ तो ये जो चीज़ें आप स्ट्रेट जा रहे हो इनको हम लोग बोलते हैं रोज। तो आप ये बोल सकते हो कि इस मैट्रिक्स के टोटल 3 रोज हैं। और उसी तरह से यहाँ से जो आ रहे हो ऊपर से नीचे की तरफ जो जा रहे हो तो ये आपके बन गए कॉलम्स। तो इसके अंदर में 4 कॉलम्स हैं। तो यहां से हमारा डेफिनेशन बनता है ऑर्डर का। तो कोई भी मैट्रिक्स जो होता है उसका ऑर्डर होता है नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहां पे आप कह सकते हो कि इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो आपका बन गया 3x4 का। हमेशा याद रखना, अगर आप ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिख रहे हो तो उसको आप एक फॉर्मूला बना लो कि इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू m इंटू n, जहां m क्या है, m इज द नंबर ऑफ रोज एंड n इज द नंबर ऑफ कॉलम्स। और अगर आप ये समझ जाते हो तो ये जो m इंटू n आप करते हो तो m इंटू n आपको हमेशा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स भी दे देगा। मतलब इस मैट्रिक्स के अंदर में टोटल आपके कितने एलिमेंट्स हैं वो भी आपको पता चल जाएगा इस m इंटू n से। तो ये मैंने आपको बेसिक डेफिनेशन बताया है एक मैट्रिक्स का। अब इस हिसाब से आपको समझना है कि जिस मैट्रिक्स में जितने रोज हैं जितने कॉलम्स हैं तो नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स हमेशा क्या बता देगा, उस मैट्रिक्स का आपको ऑर्डर बता देगा। क्योंकि सबसे पहले आपको यही जानने की जरूरत है कि मैट्रिक्स होता क्या है। अब आप सोचो कि किसी मैट्रिक्स के अंदर में अगर आपका m इक्वल्स टू n हो गया। अब यहां पे मैंने m और n किसको लिया हुआ है, m था आपका नंबर ऑफ रोज, n था आपका नंबर ऑफ कॉलम्स। तो अगर m और n आपके इक्वल हो गए तो फिर हम लोग बोलेंगे कि आपका जो मैट्रिक्स है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल अगर आपने लिख दिया 2 3 4 5 और इसको मैंने एक नेमिंग कर दी a, तो आप यहां पे क्या देख रहे हो कि आपकी नंबर ऑफ रोज भी 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 हैं। तो ये क्या बन गया आपका, ये आपका बन गया 2x2 मैट्रिक्स। तो जब आप देख रहे हो कि आपका रोज और कॉलम्स इक्वल है तो आप इसको ये भी लिख सकते हो इट इज ए 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स। क्योंकि अभी आपने बोला कि आपके नंबर ऑफ रोज अगर नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हैं तो उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया। अब इसी तरह से आप सोचो कि आपने एक बना लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसके अंदर क्या हो रहा है एक बार देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें नंबर ऑफ रोज आपके 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 है। तो ये आप सीधा सीधा बोल सकते हो इट इज 3 इंटू 3 स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं। तो ये आपका मैंने डेफिनेशन क्लियर कर दिया है। अब आप इसमें एक छोटी सी चीज और समझो। बस ये तो हो गया, पूरा का पूरा डेफिनेशन आपको मिल गया कि क्या मैट्रिक्स होता है, क्या ऑर्डर होता है, नंबर ऑफ रोज कैसे देखते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे देखते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए क्या कंडीशन होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए क्या कंडीशन होता है। उसी तरह से आप एक चीज और समझो कि जब आप किसी मैट्रिक्स की नेमिंग करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपको जब भी किसी मैट्रिक्स का नंबर बताना है तो उसको आप लिखोगे aij, वेयर aij के अंदर में ये इसका मतलब होगा कि एलिमेंट इन द इंटरसेक्शन ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। याद रखना इस चीज को। अब सपोज करो मेरे पास में एक मैट्रिक्स है, मैं सिंपल सा ले रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सपोज ये मेरा ए मैट्रिक्स है और मुझे किसी ने बोला कि A23 बताओ। तो A23 का मतलब क्या हो गया कि उस एलिमेंट का नाम मुझे बताना है जो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम के इंटरसेक्शन में। सेकेंड रो, फर्स्ट सेकेंड रो और थर्ड कॉलम के इंटरसेक्शन में क्या दिख रहा है आपको, 6। अच्छा, इसी तरह से मान लो A31 का मतलब क्या हो गया, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो
फर्स्ट कॉलम क्या है आपका 7 है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हम लोग किसी भी एलिमेंट को ढूंढ सकते हैं। अब देखो जो बच्चे पहले कर चुके हैं उनको तो ये लग रहा होगा कि चल क्या रहा है, बहुत ही ईजी है ये तो, लेकिन जो बच्चे पहली बार कर रहे हैं, आप याद रखना मैं सबको ध्यान में रख के बना रहा हूँ, इसलिए मुझे अलग से वीडियो बनाना पड़ रहा है, नहीं तो क्लास में तो लेक्चर देके भी मैं खत्म कर सकता था इसको। तो ये थोड़ा सा इस टॉपिक को मैंने वीडियो फॉर्मेट में सोचा है बनाने का। तो अब आपका ये चीज क्लियर हो गया। एक चीज और याद रख लेना, कई बार वो वर्ड यूज करता है मैट्रिसेस, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट चैप्टर का नाम है ना, तो मैट्रिसेस और कुछ नहीं होता, वो प्लूरल होता है मैट्रिक्स का। प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स इज नोन एज मैट्रिसेस। ठीक है, इतना बात अब लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग यहां पे क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं कि डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं। बहुत सिंपल सी बात बताऊंगा, डायगोनल एलिमेंट आगे जाके काम आएगा आपका। हम लोग उसको बोलते हैं जैसे डायगोनल, ये रहा, इसको हम लोग डायगोनल बोलते हैं। आप डायगोनल को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो कि जो एलिमेंट्स ए आई जे में बैठा हुआ है, जहां ए और आई और जे जो होने चाहिए वो आपके इक्वल होने चाहिए। तो जो भी एलिमेंट्स ए आई जे रो और कॉलम के इंटरसेक्शन में बैठा है, जहां पे आई और जे इक्वल हैं, तो उसको हम लोग डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ऊपर वाले एग्जांपल में ही A11, A22 और A33, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कौन है, यहाँ पे 1 है, मैंने उसको देखो यहाँ पे दिखाया भी है। 22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कौन है, 5 है। थर्ड रो थर्ड कॉलम कौन है, 9 है। तो इन सबको हम लोग बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट्स, जहां पे आपका आई और जे जो है वो आपस में इक्वल हो गया। अब देखो ये जितना बेसिक आपको मैंने बता दिया है, ये आप ध्यान में रखना, क्योंकि ये बिल्कुल ही बेसिक लेवल की बातें हो रही हैं। मतलब जब आप स्कूल में पढ़ोगे ना तो टीचर आपको ऐसे पढ़ाएगा, वो हम लोग ऐसे वीडियो में चल रहे हैं। अच्छा, अब जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो हो जाएगा बिल्कुल ही वैसी चीजें जो आपके पेपर में क्वेश्चन की तरह भी आ सकता है। तो वो होता है आपका टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ध्यान रखना, आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे क्वेश्चन आते हैं अभी भी पेपर के अंदर में। तो आपको जितने भी टाइप्स के मैं मैट्रिक्स बताऊंगा उसको ध्यान से सुनते रहना। सबसे पहला मैट्रिक्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। सबसे पहला वाला होता है डायगोनल मैट्रिक्स। डेफिनेशन वाइज इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जो भी मैट्रिक्स आप बना रहे हो उसमें आपके सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, बाकी सब जीरो हो जाएंगे। आप कह सकते हो कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें आपको सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट्स दिख रहे हैं, बाकी सब क्या है, जीरो है। दूसरा होता है आपका स्केलर मैट्रिक्स। अच्छा, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है कि जिसके डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं, सपोज मैं इसकी नेमिंग कर देता हूं, इसकी भी कर लेता हूं, सिर्फ डायगोनल्स एलिमेंट हैं लेकिन वो सारे के सारे आपस में इक्वल हैं। सपोज मैंने एक एग्जांपल ले लिया 5 5 5, बाकी सबको कर दिया 0 0 0 0। तो सिर्फ आपका स्केलर मैट्रिक्स जो है उसको आप कैसे डिफाइन कर रहे हो कि जिसके सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स होने चाहिए और वो भी इक्वल होने चाहिए। और डायगोनल मैट्रिक्स क्या है कि सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स होने चाहिए लेकिन इक्वल नहीं भी होगा तो भी चलेगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अब इसका क्या मतलब हुआ, अब कई बार ऐसे लिखा हुआ मिलता है आपको क्वेश्चन में I2 into 2 I3 into 3, मतलब 2 क्रॉस 2 का यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स के केस में आपको क्या करना है, डायगोनल एलिमेंट्स को 1 रखना है, बाकी सबको 0। मतलब वो आप कह सकते हो स्केलर मैट्रिक्स का एक स्पेशल केस है। जिस स्केलर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स को आपने 1 1 बना दिया सबको, तो वो सब आपका क्या बन जाएगा, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और 3 क्रॉस 3 का अगर बनाने जा रहे हो तो क्या बनेगा, 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। ये आपका बन गया 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का। ठीक है, अब चौथा होता है आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब व्हेन आई से ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसको हम लोग 2 कैटेगरी में बांट देंगे। ये आपके क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार पेपर में। एक हो गया आपका अपर ट्रायंगुलर और एक हो गया आपका लोअर ट्रायंगुलर। ये कई बार बच्चों को नहीं पता होता है, तो आज के बाद आपको जरूर पता रहेगा। अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, थोड़ा लाइट में लाते हैं इसको। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि अगर आप देख रहे हो कि आपका आई मतलब रो की वैल्यू कॉलम की वैल्यू से बड़ी है, तो ऐसे एलिमेंट को आप जब भी लिखोगे तो वो 0 होना चाहिए। और ठीक इसका उल्टा यहां पे कर लो, लोअर ट्रायंगुलर के लिए क्या है कि आपकी रो की वैल्यू अगर कॉलम की वैल्यू से छोटी है तब उसका इसमें आपका एलिमेंट 0 होना चाहिए। अब इसको आप कैसे समझोगे, ध्यान से देखना। सपोज कर लो मैं लिखता हूं 1 2 3 4 5 6 और यहां पे कर देता हूं 0। अब देखो जरा इसको समझना, ये क्या है आपका, ये जिनको मैंने 0 किया है उन केसेस में क्या हो रहा है, आप जरा से देखो। ये जो है ये क्या है आपका A21, ये क्या है आपका A31, ये क्या है आपका
A32, इन सब केसेस में एक चीज आपने देखी कि आपका जो रो नंबर है वो कॉलम नंबर से बड़ा है, तो इसलिए वो सारे जीरो हो गए। आप इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो कि डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे जितने भी हैं अपर ट्रायंगुलर में, नीचे डायगोनल एलिमेंट किसको बोलते हो, 1 4 6 को, तो इसके नीचे जो भी है वो क्या है, आपका जीरो है, क्योंकि इन केसेस में आपका रो का वैल्यू जो है कॉलम की वैल्यू से बड़ा हो जाएगा। जबकि लोअर ट्रायंगुलर के केस में क्या होगा, ठीक इसका उल्टा। अब आप क्या करो, 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो, 5 लिखो, 6 लिखो और यहां जीरो कर दो। अब इन केसेस में क्या हो रहा होगा, सोचो ये क्यों जीरो हो गया, क्योंकि जब इनकी वैल्यूज लिखने जाओगे, जैसे आप इसको लिख रहे हो, तो ये क्या है आपका, ये हो गया आपका A12, ये क्या है आपका, ये हो गया A13, ये क्या है आपका, ये हो गया आपका A23। इन सब केसेस में क्या हो रहा है कि आपका जो रो नंबर है वो कॉलम नंबर से छोटा हो गया। देख लो वहां पे वो जितने भी हैं, तो आप ये भी इसको डिफाइन कर सकते हो कि प्रिंसिपल डायगोनल जो है आपका, डायगोनल एलिमेंट्स जो है उसके ऊपर वाले अगर आपके जीरो हो जाते हैं तो वो सारे के सारे आपके बन जाते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आई होप आपको यहां तक तो क्लियरली समझ में आ गया होगा। ओके, अब चलेंगे हम लोग फिफ्थ टाइप ऑफ मैट्रिक्स की तरफ। फिफ्थ मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे, एक्चुअली वो मैट्रिक्स नहीं होता है, वो एक ऑपरेशन टाइप की चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ये अभी मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसके अंदर से कुछ टाइप्स निकल के आ जाएंगे। तो ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि आपने किसी मैट्रिक्स के रोज को और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दिया है। फॉर एग्जांपल ए है आपका 1 2 3 4, आपने इसके रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज किए हैं, तो उसको आप लिख सकते हो AT करके। तो होगा क्या कि जो रो है वो कॉलम बन जाएगा, जो कॉलम है वो रो बन जाएगा, मतलब यहां 1 3 आ गया, ये 2 4 हो गया, राइट। तो इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब इसमें आपको इस चीज को समझना है कि कभी ऐसा हो जाए कि आपने ट्रांसपोज किया किसी मैट्रिक्स का और वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ गया, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये डेफिनेशंस अभी भी पेपर में पूछते हैं। मान लो आपने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया और वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया, तो वो क्या बन जाएगा, आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और उसी तरह से अगर आपने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया और वो उसके नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स के साथ इक्वल आ गया, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सब डेफिनेशंस आपको याद रखने हैं बिल्कुल अच्छी तरह से। मतलब एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया, रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज किया और वो मैट्रिक्स ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल ही रहा, तो उसको बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर वो इस तरह से चेंज हुआ कि वो नेगेटिव ए के इक्वल हो गया, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये प्रॉपर्टी हमेशा होती है कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने अभी आपको बताया था जिसके रोज और कॉलम्स सेम होते हैं, मतलब नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम जिसका होता है। तो उसमें दो बातें हमेशा याद रखना कि जब आप ए प्लस ए ट्रांसपोज करोगे तो इट विल बी ऑलवेज सिमेट्रिक। ये कुछ प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखना है, ठीक है। मैं प्रूफ नहीं करूंगा इनको, फिर तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। और ए माइनस ए ट्रांसपोज जो होगा इट विल बी ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप किसी भी मैट्रिक्स को लेके चेक कर सकते हो। आप बोलोगे तो मैं प्रूफ कर दूंगा, लेकिन वो लंबा पड़ जाएगा आपको, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके रोज और कॉलम्स इक्वल होते हैं, उसमें अगर आप ए प्लस ए ट्रांसपोज करोगे तो इट विल बी ऑलवेज सिमेट्रिक, और ए माइनस ए ट्रांसपोज करोगे तो वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। मैंने आप लोगों को एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ नोट्स आपको फॉरवर्ड किए थे, उसमें देखना आपको ये सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो आपको उसको सिर्फ बाय हार्ट करके चले जाना। अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप उस सबको प्रूफ कर रहे हो बैठ के, तो उस तरह से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन उसमें से मिल जाएगा। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट वैरायटी आता है, सिक्स्थ केस की तरफ हम लोग मूव करेंगे, सिक्स्थ टाइप ऑफ मैट्रिक्स की तरफ मूव करेंगे। तो ये जितने भी आप आएंगे ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही होता है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है वो काफी टाइप के मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो सकता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का सबसे पहला केस होता है कि अगर आप एक स्क्वायर मैट्रिक्स को आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स कह रहे हैं, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स कह रहे हैं, ये भी एक टाइप होता है, तो उसके लिए क्या जरूरी है कि आपका जो ए स्क्वायर होना चाहिए वो ए के इक्वल होना चाहिए। सेकेंड, अगर आप किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कह रहे हो तो उसके लिए क्या जरूरी है कि ए इंटू ए ट्रांसपोज मस्ट बी इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज इंटू ए,
एंड बोथ ऑफ देम मस्ट बी इक्वल्स टू यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो कि मैंने आपको बताया था 1001 या फिर 100010 और 001 होता है। तीसरा टाइप होता है आपका इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, ये नाम आप याद रखना। ये कब होगा? जब आपका ए स्क्वायर करे तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। बाकी मैंने अभी मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं इसके बारे में कोई बात नहीं की हुई है, वो हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। चौथा पॉइंट होता है आपका कि अगर कोई मैट्रिक्स निल पोटेंट मैट्रिक्स है, अगर कोई मैट्रिक्स को आप निल पोटेंट मैट्रिक्स कह रहे हो तो उस केस में आपका a टू द पावर ऑफ n जो होगा वो आपका जीरो मैट्रिक्स होगा, जिसमें n जो है दैट इज द लीस्ट पॉसिबल इंटीजर, पॉसिबल नहीं, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, और इसको हम लोग, इस n को हम लोग बोलते हैं इंडेक्स, इसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्स ऑफ दिस निल पोटेंट मैट्रिक्स। मतलब वो सबसे छोटी से छोटी वैल्यू जो आप a के पावर में लिखो जिससे कि आपका मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको हम लोग निल पोटेंट मैट्रिक्स बोलेंगे और उस n को हम लोग इंडेक्स ऑफ द मैट्रिक्स बोलेंगे। पांचवा काफी इंपॉर्टेंट होता है, अभी भी पेपर में आता है, उसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो होगी। अभी मैंने एक वर्ड यूज किया डिटर्मिनेंट वैल्यू, वो भी मैं बताऊंगा क्या होता है। तो जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आपका जीरो हो जाए उसको आप सिंगुलर बोलोगे, और जिसका डिटर्मिनेंट जीरो ना हो उसको नॉन सिंगुलर बोलेंगे। आगे जाके आप पढ़ोगे इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, तो उसमें आपका मैट्रिक्स का नॉन सिंगुलर होना बहुत जरूरी है फॉर अ मैट्रिक्स टू गिव इट्स इनवर्स। उसके बाद आपका ये सारे टाइप्स यहां पे खत्म हो जाते हैं। उसके बाद आपका आता है कि आप किस तरह से मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हो, किस तरह से मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, किस तरह से मैट्रिक्स को डिवाइड कर सकते हो। तो वो सारी चीजें इसके बाद आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपका लेने जा रहा हूं दैट इज बेस्ड ऑन वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बहुत ही ज्यादा, मेरे हिसाब से तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही होता है, पेपर में आपका क्वेश्चन आना ही आना है उसके ऊपर में। दैट इज हाउ टू ऐड, हाउ टू सब्ट्रैक्ट, हाउ टू मल्टीप्लाई। पहले तो इन तीनों चीजों पे फोकस कर लेते हैं, जिसमें से एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा क्योंकि उसमें कुछ खास होता नहीं है। मल्टीप्लिकेशन मेन होता है, आपके पेपर का शॉर्ट क्वेश्चन होता है। एडिशन करते समय आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज ये देखनी है कि दो मैट्रिक्स को आप तभी ऐड कर सकते हो जब दोनों मैट्रिक्स आपके सेम ऑर्डर के हों। दोनों मैट्रिक्स अगर सेम ऑर्डर के नहीं होंगे, मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ से फर्स्ट मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं होगा, तो आप ऐड नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास में a है आपका m इंटू n और b है आपका o इंटू p, तो वो बहुत जरूरी है कि m o के इक्वल होना चाहिए, n p के इक्वल होना चाहिए, तभी जाके आप मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 आपका हो गया a मैट्रिक्स, ठीक है, और b को आपने बना लिया 5 6 7 8। तो आप ये मैट्रिक्स को कब ऐड कर सकते हो, जब आपका ऑर्डर देख लो, आपका 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2 दोनों है, तो रेस्पेक्टिव रोज के एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। 1 + 5 6, 2 + 6 8, 3 + 7 10, 4 + 8 12। सिंपल ऐड करना। सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेम कॉपी पेस्ट कर लो रूल को, सेम बातें यहाँ पे भी होंगी। आप सपोज कर लो यही एग्जांपल में आपको a - b करना है, तो रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स को माइनस कर लो। 1 - 5 - 4, 2 - 6 - 4, 3 - 7 - 4, 4 - 8 - 4। तो ये एक तरह से आपका एक यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। इसमें से अगर आप -4 कॉमन ले लोगे तो 1 1 1 1 सारा कुछ 1 1 1 1 हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आती है बात मल्टीप्लीकेशन की, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया है कि काफी इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लाई करते समय बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि सपोज कर लो आपका पहला मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m इंटू n, और दूसरा मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है o इंटू p। तो मैट्रिक्स a इंटू b, मैट्रिक्स मतलब ए बी को आप तभी मल्टीप्लाई कर सकते हो जब नंबर ऑफ कॉलम्स of matrix A must be equals to number of rows of matrix B। इस बात को आप जितनी जल्दी समझ लोगे उतना अच्छा आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं तो आपका n और o अगर इक्वल है तभी जाके आप मैट्रिक्स A एंड B को मल्टीप्लाई कर सकते हो, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर हो जाएगा m इंटू P। इसी को आप समझो एक एग्जांपल से। मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं।
इसको कंप्लीट कर लें पहले। जैसे अभी मैंने ए को लिखा था m इंटू एन ऑर्डर का, बी को लिखा था o इंटू पी ऑर्डर का। तो मैंने क्या बताया कि अगर आप ए बी मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो इसके लिए क्या जरूरी है, n मस्ट बी इक्वल्स टू o, दैट मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स, और जो भी ए बी मैट्रिक्स आप फॉर्म करोगे उसका ऑर्डर हो जाएगा बचे हुए दो नंबर्स का प्रोडक्ट, दैट इज m इंटू। अब आप सोचो कि अगर आप बी ए करने की कोशिश करते तो बी ए का मतलब क्या हो गया कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स बी मस्ट बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स ए। इस हिसाब से अगर हम लोग चलें तो क्या बना हम लोग का, बी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स p है, ए मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज m है, तो p और m आपका इक्वल होना चाहिए। और बी ए करने के बाद आपका आंसर जो आएगा वो किस तरह का ऑर्डर का बन जाएगा, दैट विल बिकम o इंटू एन मैट्रिक्स। और हमेशा याद रखना कि ए बी बी ए के इक्वल होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मतलब आप कह सकते हो कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन जो होता है दैट इज नॉट कॉम्यूटेटिव, दैट इज नॉट कॉम्यूटेटिव, इस चीज का आप ध्यान रखो, ठीक है। अब इसमें एक छोटा सा एग्जांपल मैं ले रहा हूं। जैसे मान लो आपके पास में ए है 1 2 3 4 और बी है 5 6 7 8 9 10। आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि क्या ए बी मल्टीप्लाई हो सकते हैं या क्या बी ए मल्टीप्लाई हो सकता है इस केस में। तो आपको रूल के हिसाब से चलना है। इसका रो इंटू कॉलम मतलब ऑर्डर हो गया 2 इंटू 2, इसका रो इंटू कॉलम 2 इंटू 3 ऑर्डर हो गया 2 इंटू 3। अब रूल क्या कहता है कि अगर आप ए बी की पॉसिबिलिटी देख रहे हो तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स ए मस्ट बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स बी। तो मुझे यहां पे दिख रहा है कि दोनों में ही 2 2 है, तो दैट इज ओके। तो जो भी बनेगा वो क्या ऑर्डर का बन गया, 2 इंटू 3 ऑर्डर का बन जाएगा। अब उल्टा सोचो कि अगर आप बी ए करने की कोशिश करो तो बी ए के लिए क्या जरूरी था कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स दैट इज बी मस्ट बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ द फर्स्ट सेकंड मैट्रिक्स ए जो कि 2 है। तो बी ए आप देख लो वो नहीं हो पाएगा क्योंकि आपका यहाँ पे 3 है, 3 इज नॉट इक्वल्स टू 2। सो दैट्स इट फॉर टुडे।